अजीत भाई साहब, आपसे जो मूल प्रश्न मेरा था वो वही है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं अपने दर्शकों के लिए कि ऐसा भी एक कुछ लोगों का कहना है कि ये जो जो अभी अडानी, कुछ लोग अडानी गेट बोल रहे हैं या अडानी कंट्रोवर्सी है, वो बीजेपी को और मोदी जी को सूट कर रही है। उनका कहना यह है कि जो महंगाई और बेरोजगारी जो कहीं ना कहीं इस समय विमर्श में आ रही थी, लोग इस पर थोड़ी चर्चा करने लगे थे। वो चाहे इलेक्शन वजह हो, भारत जोड़ो यात्रा, कोई भी कारण था, लेकिन लोग इसको थोड़ी बात कर, वो एकदम से नेपथ्य में चली गई। और अब इस समय लोग केवल अडानी, ये और अडानी जी का आप कुछ भी कर लीजिएगा, वो कंपनीज तो है ही ना, वहां एसेट भी उनके हैं। तो जरा इस पे मैं समझना चाह रहा हूं कि एक मोदी जी एक नया एक पैतरा लेके आए, वो बिल्कुल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि बेचारा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, सब लोग मेरे पीछे लगे हैं, ये ऑपोजिशन देखिए क्या है, 140 करोड़ लोग मेरे पीछे। इस पे जरा मैं समझना चाह रहा हूं कि ये आपको पूरा अडानी एपिसोड कैसा लग रहा है, और इसको ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह है, फायदेमंद है? इट इज इजियर फॉर देम टू, मुख्य चीजों को भूल जाने के लिए उनको आराम है। अजीत भाई साहब। आनंद जी, मेरे अनुसार ये जो अडानी जो कहिए आप उसको अडानी गेट कहिए, ये मेरे अनुसार ये बीजेपी को हर्ट करेगा। पहला सवाल, ये जो इंटरनेशनल इमेज था ना भारत का, जब चीन का ग्रोथ रेट नीचे गया, क्योंकि वहां चीन में काफी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया कोरोना का, तो उससे जो है ग्रोथ रेट उतर के 3.5% पे आ गया। एक तो वो, दूसरा एक तरह का ट्रेड वॉर चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच काफी दिनों से, ट्रम्प के टाइम से ही, और उसमें एक नया आयाम आ गया, ये जो सारे पकड़ाए चीन के हॉवरिंग अराउंड अमेरिका, उनके जो डिफरेंट सैटेलाइट्स, तो उसमें से जो टेंशन है रशिया को लेके, जो चीन सपोर्ट कर रहा है जोरदार रूप से रशिया को, तो उसको लेकर एक तरह से क्राइसिस है कैपिटलिज्म में, ग्लोबली इकोनॉमिक रिसेशन है। तो भारत के बारे में जो पिछला पिक्चर था अडानी गेट के पहले, वो दो चीज था। एक कि भारत जो है ये नया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, ये इमेज बना था विदेश में, नंबर 1। दूसरा, वही एजेंसी या वेस्टर्न एजेंसी, जैसे ये अभी अरविंद जी बात कर रहे थे शेल कंपनीज का, अडानी का, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल 3 दिन पहले वो रिपोर्ट ब्रेक किया है। वही एजेंसीज, वेस्टर्न एजेंसीज, जो एक तरह से बड़ाई कर रहा था भारत का, कह रहा था कि भारत में अरे 7% ग्रोथ रेट, आज कल आरबीआई का फिगर्स आया 6.5% ग्रोथ रेट, आईएमएफ का फिगर्स आया 7% ग्रोथ रेट, इंडिया एज द ओनली टॉप, माने मेजर कंट्री में इंडिया को माना जा रहा था टॉप डेस्टिनेशन। वो जो है ना, उस पे बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा है। डावोस में जो आपने मीटिंग देखा होगा, तो 2012 के बाद, मैं 2012 में वहां गया था, इस बार जो है पहली बार डावोस में भारत को हीरो नेशन माना जा रहा था। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बात कर रहे थे कि हम इन्वेस्ट करेंगे भारत में। उस पे जो है ना क्वेश्चन मार्क अडानी गेट जो है वो रेज कर दिया है, पहला सवाल। दूसरा, हम यहां का मीडिया जो है वो तो डरा हुआ है, या मान लीजिए हम उसे कहते हैं ये मोदी मीडिया एक तरह से है, तो वो म्यूटेड वे में बात करता है। पर इकोनॉमिस्ट का कवर स्टोरी है अभी लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट का, जिसमें उन्होंने ओपनली बात किया है अडानी क्राइसिस का, और कहा है कि यह भारत के कैपिटलिज्म के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस है, पहला सवाल। और दूसरा, वो क्वेश्चन रेज करता है कि ये जो लिंक है अडानी जी के बीच में और प्रधानमंत्री या मोदी रेजिम के बीच में, उसको वो क्वेश्चन रेज कर रहा है। तो ये बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इमेज बनाते हैं। वही इकोनॉमिस्ट करीब 1 महीना पहले अपने एडिटोरियल में भारत को का बड़ाई किया था एज वन ऑफ द टॉप ग्रोइंग नेशंस इन द वर्ल्ड अमंग ग्लोबल रिसेशन। वही इकोनॉमिस्ट कवर स्टोरी में इस बार अडानी स्कैम के बारे में बात किया है।
तो ये जो एक इमेज बना ना बीच में, जो मैं कह रहा था, वो उस पर बहुत बड़ा झटका है ये। और ये जो क्वेश्चन था कि भारत का जो कैपिटलिज्म है, लोग कह रहे थे डायनामिक है, वो अब लोग कहने लगे हैं वो क्रोनी है। ये जो है ना, ये शिफ्ट जो किया है इंटरनेशनल इमेज, ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। और मेरा ये एडवाइस होता कि इस पर आप इन्वेस्टिगेशन कराइए। एलिगेशंस ठीक है भाई, आप कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग जो है वो शॉर्ट सेलर है, उसका अपना मोटिवेशन है, तो सेबी को कहा जाए कि आप इन्वेस्टिगेट करें, या जुडिशियरी से कहा जाए कि आप जुडिशियल इंक्वायरी करिए, या तो पार्लियामेंट का जॉइंट ग्रुप बनाया जाए, उससे इन्वेस्टिगेट करें, या तो कहिए तो यूएन का कोई एजेंसी से कराएं, आपको जिस पर फेथ हो, पर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। और ये जो क्लेम है बीजेपी का, प्रधानमंत्री का या निर्मला सीतारमन का, कि भाजपा का कोई लिंक नहीं है अडानी के साथ, ये सिर्फ ऑपोजिशन कह रही है, तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए यदि गवर्नमेंट ऑर्डर करे इंक्वायरी, एक फेयर इंक्वायरी, जो भी प्रोसेस में ऑपोजिशन और गवर्नमेंट बात करें, तो आई थिंक वो इमेज सुधारने में बेटर रोल प्ले करेगा। ये जो डिफेंस है, ये नहीं हमारा कोई रोल नहीं है भाई। भाई सबको पता है कि अडानी का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मनी वो गवर्नमेंट बैंक है, एसबीआई। एलआईसी है लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, भारत का ही नहीं दुनिया का। तो उनका कितना एक्सपोजर है टू अडानी ग्रुप, ये सारा सवाल चारों तरफ मार्केट में फैला हुआ है। और उस बीच यदि आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उस इश्यू को डायरेक्टली, गवर्नमेंट को सीधे बोलना चाहिए कि हमारा कोई लिंक नहीं है, लेट सेबी डिसाइड। इनफैक्ट उनके लॉयर जो हैं वो पब्लिक टीवी पर आके मतलब पब्लिकली बोले हैं कि हाँ भाई सेबी को जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत भी नहीं है, दोनों तरफ से। मान लीजिए हिंडनबर्ग का रिपोर्ट पब्लिक है, सारा डेटा जो होता है आजकल के वर्ल्ड में, अडानी का हो या किसी का, वो सारा पब्लिक डोमेन में है। और उनका डिफेंस भी जो है अडानी ग्रुप का, वो भी पब्लिक डोमेन में है। कम से कम सेबी उसको एग्जामिन तो करे। ये जो है कि पूरा माने आप सारे अटैक्स को नजरअंदाज कर दीजिए और उसके बाद कहिए कि भाई हमारा, आपने जो कहा ये विक्टिम हुड की, भाई हम पर सब अटैक कर रहे हैं और हमारा इकोनॉमी देखिए, वो पिक्चर बदल गया। वो जो पिक्चर आपको पहले वेस्ट से मिल रहा था एक महीना पहले कि आप 7% ग्रो पे सर्ज कर रहे हो, आप टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो मेरा ये कहना होगा कि ये जो माना डिफेंस जो लाइन है ना गवर्नमेंट का, वो बड़ा वीक पड़ जा रहा है। वो जो है। और दूसरी बात ये कि ऑफ कोर्स पहले भी पास्ट में भी भारत का ग्रोथ रेट मैनिपुलेटेड नहीं है। मैं मानूंगा 7% ग्रोथ रेट, 6.5% ग्रोथ रेट पिकअप किया था पोस्ट पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक के समय हम तो नेगेटिव ग्रोथ रेट में चले गए थे। आपको याद है कि 2020 में हमारा तो माने इस तरह से गिरा था ग्रोथ रेट कि सारा दुनिया और हम पूरा भारत जो है चिंतित था। तो आज ग्रोथ रेट तो पकड़ा है, बट साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द हाईएस्ट है। साथ ही साथ हेल्थ स्टैंडर्ड्स लार्जली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वो क्वेश्चनेबल है। हेल्थ स्टैंडर्ड्स आपने देखा किस तरह से 2021 में, 2022 में कितने लोग मरे, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, इन डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। तो वो सारा एक्सपोज हो गया, तो उस पर एडिक्वेट अटेंशन नहीं है। और तीसरा एजुकेशन पर जो है खाली सिर्फ बहुत सारे जो एजुकेशनल एडटेक कंपनीज थे वो जो है लुढ़क गया है। तो एजुकेशन लग रहा है कि यूनिवर्सिटी से हटा के आप ये एडटेक कंपनी सिर्फ डिजिटल कर दें, तो इससे तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स तो नहीं बढ़ता है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट है कि करीब 29% जो है डिक्लाइन है एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं टू जो कहते हैं डिजिटल क्लासरूम, और रियल क्लासरूम में कुछ नहीं होता है। बच्चे सो जाते हैं, टीचर से इंटरैक्ट नहीं करते, होमवर्क नहीं करते। तो ये जो इश्यूज है ना, रियल इश्यूज,
वो जो है ना, वो बिल्कुल जो है हाईलाइट नहीं हो रहा है। और फाइनली एक लाइन लोग कहते नहीं हाँ है, वेदर में नहीं कहते हैं कि भाई 10 डिग्री है बट फील्स लाइक 2 डिग्रीज, वो वाला हाल है कि ग्रोथ रेट तो 7% है बट वो लग नहीं रहा है। आप घूमिए जब देश में जी तो आपको लगेगा नहीं कि 7% का ग्रोथ इंडिया बूम कर रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ता। तो ये जो है ना कि सच्चाई क्या है और क्या दिख रहा है, उसमें एक तरह से कहिएगा कि बहुत बड़ा गैप है। जी जी। अजीत भाई साहब, मैं आपसे जरा एक प्रश्न पूछ लूं, फिर AK सिंह साहब आपके पास आता हूं। अजीत भाई साहब, ये बताइए, क्योंकि उसी समय उस कंटिन्यूटी में भी पूछ सकता था। ऐसा कहा जा रहा है, जैसे आपने कहा कि चाइना के अगेंस्ट एक हम लोग एक नेचुरल मतलब एलाई हो सकते हैं उन सारे लोगों के जो चाइना से बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और हमारी जो उसमें मुख्य जो हमारी ताकत है वो हमारी डेमोक्रेसी है। और शायद मोदी जी इसीलिए बार बार कहते हैं कि 140 लोगों का मैं नुमाइंदा, 140 करोड़ का नुमाइंदा। लेकिन हम थोड़ा इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं कि भाई चाइना के अगेंस्ट अगर दुनिया में कोई ऑल्टरनेटिव खड़ा करना है तो भारत छोड़ के कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है। थोड़ा हमें मतलब हम अपनी गवर्नेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ना इंक्वायरी होगी ना कुछ होगा, क्योंकि वो तो तभी लोग आएंगे जब उनको ये लगे कि हाँ डेमोक्रेसी ठीक से फंक्शन कर रही है और यहाँ जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो अपना काम करती है। अगर ये आप ठीक नहीं करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कहीं इफेक्ट करेगा। अजीत भाई साहब। अच्छा आनंद जी, एक छोटा सा क्वेश्चन आपने पहले मुझसे पूछा था, आपने किसी और को भी रिपीट किया, मुझे जी वो पहले 1 मिनट में एड्रेस कर देता हूं। जी 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 आपने जी। पूछा था कैन द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आपने ये सवाल किया शुरू से ही, है ना? एक्चुअली नॉट कैन, आई सेड कि नॉर्मली अगर दोनों जगह, कैन तो भाई वो तो कहीं भी कर सकते हैं। आर्टिकल 87(1) जो है ना, वो जी। क्लियरली स्टेट करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और कन्वेंशन है कि जब पहली बार कोई नया सरकार चुन के आता है, जैसे कि 2019 में या 2014 में, तो उस समय जो है एक कन्वेंशन है कि प्रेसिडेंट बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव प्रेसिडेंट तो हेड ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर जी हेड ऑफ गवर्नमेंट है, तो उस जी हिसाब से द गवर्नमेंट कैन डू, द प्राइम मिनिस्टर कैन एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बट जी नॉर्मली किया नहीं जाता है। ये आपने सही कहा, जी कन्वेंशन के हिसाब से, पहला आंसर। जी दूसरा, देखिए ये जो चीज है चाइना और इंडिया दोनों का जीडीपी यदि ले लिया जाए एक साथ, लॉन्ग टर्म ले लीजिए लास्ट 10 इयर्स, और पूरे दुनिया का जीडीपी ले लीजिए, तो मुझे एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने दीजिए। 50% दुनिया का जो जीडीपी है वो सिर्फ चाइना और इंडिया से आता है। तो ये दोनों प्लेयर आज बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। उसका दो कारण है। एक, दोनों का ग्रोथ रेट नॉर्मली, मतलब यदि इसको छोड़ दिया जाए द पीरियड ऑफ पैंडेमिक, तो दोनों का ग्रोथ रेट मैं कहूंगा 2004 से नॉर्मली अबव एवरेज है। बीच में डिप किया है, बीच में घटा है, ड्यूरिंग पैंडेमिक तो माइनस में चला गया था भारत का ग्रोथ रेट, बट जी अनयूजुअली हाई है। ये इस चीज को पहले हम लोग एस्टैब्लिश कर दें कि दोनों जो है डायनेमिक इकोनॉमीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट बड़ा सक्सेसफुल है, इसका मतलब है कि वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो 50% वर्ल्ड जीडीपी ये सिर्फ दो कंट्री से आता है। उसका एक ये भी कारण है कि दोनों का पॉपुलेशन जोड़ दीजिए तो मोर देन हाफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड का हो जाता है ना। 1/6 सिर्फ भारत है, तो दोनों जोड़ जी दीजिए तो वेरी लार्ज पॉपुलेशन। और जब आप जीडीपी मेजर करते हो तो एसेट्स प्लस सर्विसेज, तो सर्विसेज में पॉपुलेशन नंबर्स बढ़ जाएगा तो सर्विसेज का नंबर ऊपर चला जाएगा। तो इसका एक कारण ये है। तो क्या है कि जब चाइना जब डिक्लाइन करेगा, उस 50% में जब चाइना डिक्लाइन करेगा, तो नेचुरली इंडिया का जो शेयर है उस ग्लोबल जीडीपी में वो बढ़ेगा। तो ये बड़ा नेचुरल चीज है, पहला इशू। दूसरा, यहां पर एक नया इशू है। सिर्फ चाइना का जीडीपी हर्ट नहीं हुआ है पेंडेमिक में, चाइना हैज बिकम एक तरह से द ब्लैक शीप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब
जो लार्ज पावर्स हैं, यूरोप, अमेरिका, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, इवन पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका एंड अदर्स, उनके लिए चाइना बन गया है कि अब उससे दूर हटा जाए। और उसका बहुत सारा कारण है। एक तो मैंने जो कहा, ट्रंप के टाइम से जो ट्रेड वॉर चल रहा है। दूसरा, चाइना का अपना इंटरनल पॉलिटिक्स, जो चाइनीज प्रेसिडेंट जी, उनका जो है, जिस तरह से उन्होंने ओवर कंट्रोल किया पैंडेमिक में भी और इकोनॉमी को भी, तो उसको बहुत लोग डेमोक्रेसी नहीं मानते हैं। तो बहुत सारा कारण है, तो उससे नेचुरल फायदा इंडिया को होगा। बट ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया के अलावा कोई और देश हो सकता है, तो छोटे देश आ जाते हैं कुछ ऑल्टरनेटिव्स में। जैसे कि मान लीजिए बीच में बांग्लादेश का ग्रोथ रेट बड़ा हाई था, हमारा नेबर है, पहले बहुत ही गरीब देश था, और एक टाइम ये ऐसा आया कि उसका पर कैपिटा हमसे ज्यादा हो गया। अभी फिर बांग्लादेश भी थोड़ा डिक्लाइन फेस किया है रिसेंटली। पाकिस्तान, श्रीलंका, ये दोनों ऑप्शंस नहीं है, बट बांग्लादेश साउथ एशिया में एक नया ग्रोथ पॉइंट बना है। साउथ ईस्ट एशियन काफी सारे इकोनॉमीज हैं, इंक्लूडिंग वियतनाम, इंक्लूडिंग अर्लियर कंट्रीज, थाईलैंड, इंडोनेशिया बहुत बड़ा पावर है उस मामले में। टर्की, अभी तो खैर रिसेंटली टर्की बहुत बुरी तरह हर्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, बट टर्की वाज एट वन टाइम कंसिडर्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज में वेरी बिग पावर। तो ऑल्टरनेटिव्स है, बट भारत के साथ है क्या? भारत डेमोक्रेसी है करीब 75 साल से, नंबर वन, और दूसरा बहुत ही लार्ज कंट्री है। इनफैक्ट पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो ऑलमोस्ट नंबर वन हो गया है वर्ल्ड का। तो एज ए रिजल्ट, और बाकी जो यूरोपियन पावर्स हैं वो डेमोक्रेसीज हैं। और एक बहुत बड़ा एजम्पशन है जो इमैनुअल कांट फिलोसोफर ने दिया था, उन्होंने कहा था डेमोक्रेसीज डोंट अटैक ईच अदर, वॉर नहीं होता है डेमोक्रेसीज के बीच। तो उस कारण जो है ना, भारत देखा जाता है एज अ कॉमन ऑल्टरनेटिव टू चाइना बाय मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। चाइना देखा जाता है एज अ बिग ऑल्टरनेटिव बाय कंट्रीज लाइक ईरान, बाय लेट्स से some Gulf countries like Saudi Arabia, जिसका ट्रेड चाइना से बहुत ज्यादा है। बट ये सारे डेमोक्रेसीज नहीं है, बाय रशिया, तो ये सारे डेमोक्रेसीज नहीं है। डेमोक्रेसीज जो है सक्सेसफुल एडवांस डेमोक्रेसीज, वो इंडिया को एक तरह से कहिएगा कि लास्ट 20 इयर्स 30 ईयर 2004 से जो है ना, इंडिया इज सीन एज अ वेरी बिग ऑल्टरनेटिव। तो उसमें क्या है कि यदि ऐसा हो रहा है सिचुएशन, और मोदी जी कहते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूं, यदि ये सही है, तो पहला सवाल कि अपना जो आपका बुक जो होता है ना, जिसको कहते हैं बैलेंस शीट, वो तो क्लीन होना चाहिए ना, रिकॉर्ड। क्योंकि आप इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किए, आपने जीएसटी लाया, आपने डिमोनेटाइजेशन लाया, और बार बार क्लेम यही था कि भाई हम तो एडवांस्ड इकोनॉमी बन रहे हैं, हम तो 3 ट्रिलियन के ऊपर जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन पहुंचेंगे। तो फिर आप अपने जब बुक्स को क्लीन कर रहे हो, तो उसमें तो फिर ये जो अडानी स्कैम या अडानी गेट कही है, ये तो फिर सही नहीं लगता ना। तो फिर उसको एग्जामिन करना चाहिए कि उसको, ये जो इमेज इंडिया का बन गया सडनली, लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो है एडवांस्ड इकोनॉमी जो इतना ग्रो कर रहा था, जिसमें इतना पोटेंशियल है, क्या ये रियल इकोनॉमी है? क्या ये क्रोनी पावर है? क्रोनी पावर होता है ना कि भाई पैट्रेनेज के कारण, सरकारी हेल्प के कारण जो है कैपिटलिज्म का ग्रोथ हो रहा है। ये बड़ा सीरियस चार्ज है। एक तो होता है पान दुकान में खड़ा होके आप जनता इस पर हल्ला करे, पर दूसरा होता है कि लार्ज मतलब टॉप ऑर्गेनाइजेशंस जो असेसमेंट करता है आपके इकोनॉमी का, वो यदि ये क्वेश्चन उठा दे, तो ये बड़ा सीरियस चार्ज है। तो वो जो है ना, उसके लिए मैं आर्ग्यू किया कि एज अ रिजल्ट सरकार को चाहिए कि आप यदि क्लेम कर रहे हैं कि अब मैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनूंगा वर्ल्ड का, डिफेंस हब बनूंगा वर्ल्ड का, एजुकेशन हब बनूंगा वर्ल्ड का, ये सारे क्लेम प्रधानमंत्री खुद किए हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं, तो फिर आप कहिए सेबी को, आप कहिए अदर इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज को कि भाई ये जो एलिगेशन है, इसको देखो, एग्जामिन करो और क्लीन रिपोर्ट दो। जिसको भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसपे सरकार को फेथ हो, उसको क्लीन एक रिकॉर्ड देना चाहिए। आप वो भी नहीं करेंगे,
और पूरे इश्यू पर आप कहेंगे भाई हमारा कोई लिंक नहीं है। भाई लिंक हो सकता है नहीं हो, बट ये लोगों के मन में है कि लिंक है, पब्लिक के भी मन में है, भारत के पब्लिक के भी, और बाहर के इन्वेस्टर को भी ये लिंक जो है उनको लग रहा है। यदि लग रहा है तो हो सकता है दाल में कुछ काला हो, तो इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो ये जो है ये इन्वेस्टिगेट करके एक क्लीन रिकॉर्ड लाए तो मार्केट करेक्शन तो चलिए होता रहता है, और उससे जो है बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मतलब सेंसेक्स के बारे में बात कर रहा हूं, या नीचे आ रहा है, कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं, ये होता रहा है। बट जिस तरह से अडानी शेयर्स मार्केट में गिरा वो रिकॉर्ड है भारत में, आज तक भारत के इतिहास में इस तरह से। और भूलिएगा नहीं, अडानी वाज द नंबर 2 richest man in the world, और विद इन फ्यू डेज नंबर 2 से नंबर 15 के नीचे आ गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। एंड इफ दैट प्लेयर, इफ द नंबर 2 प्लेयर is getting a lot of money from SBI, the largest bank of the country, one of the largest banks in the world, the government bank, and number 2 from LIC, the largest insurance company of the world, a government company with a credible record. And in fact, LIC के one of the LIC का अपना एडमिशन है कि 1% शेयर 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर LIC का आया था ऑन रिकॉर्ड कि 1% तो अफेक्टेड है। भाई 1% ऑफ LIC which is the largest insurance company of the world, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है। तो ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, तो उसको जो है ना नजरअंदाज नहीं किया जाए, उससे उसमें जो है ऐसा डिफेंस नहीं लिया जाएगा अरे हम सब तो क्लीन है, ये जो है कॉन्स्पिरेसी है। तो भाई कॉन्स्पिरेसी या तो आप प्रूव कीजिए ना कि कॉन्स्पिरेसी है, खाली क्लेम तो नहीं कीजिएगा। ये जो है ना बड़ा सीरियस चार्ज है। और उसमें याद रखिएगा कि अदर देन हिंडनबर्ग, उसमें वॉशिंगटन पोस्ट ने 6 महीना इन्वेस्टिगेट किया, अभी 3 दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल, और देखिए एक तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर, वॉशिंगटन पोस्ट लिबरल न्यूज़पेपर, मतलब दोनों तरह का ओपिनियन जो है वो आ रहा है खिलाफ में। उसको आप सीरियसली लीजिएगा ना, ये तो नहीं कह दीजिएगा सब लोग मिले हुए हैं। उसके पहले बीबीसी का एक पूरा मतलब एपिसोड हो चुका है, बीबीसी वर्ल्ड का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, तो सारे मिलके आपके खिलाफ हो गए, तो कैसे फिर वही वर्ल्ड एजेंसीज आपका 7% और एक पॉइंट में IMF का रहा था 8.5%। तो फिर यह बड़ा अजीब लगता है कि एक बार यही वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस आपको क्लीन चिट दे रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, और सडनली जब आपका बुराई करें तब आप कहिए कि भाई ये आपके खिलाफ है। जचता नहीं है मेरे अनुसार। जी मैं अजीत भाई साहब एक बहुत संक्षेप में आपसे टिप्पणी, क्योंकि समय, ये अडानी जो भी अभी हो रहा है, इज इट गोइंग टू स्टे और ये लोग भूल जाएंगे? देखिए शेयर मार्केट तो फिर से पिकअप करना शुरू कर दिया है, अडानी शेयर्स भी है ना, और जो ऑर्डिनरी पीपल होता है उसको तो पैसे बनाने हैं। अडानी शेयर्स नीचे आया भाई, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, है ना। तो वो तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद जो है फिर वो अपना एक इक्विलिब्रियम ले ले, बट क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन है कि पहली बार भारत के इतिहास में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ल्ड का नंबर 2 बना और वो रातों रात नंबर 2 से 15 पर आ गया। ये जो है ना, ये बहुत ही क्वेश्चनेबल इशू है। ये मान लीजिए हो सकता है कि अडानी जी एकदम क्लीन उनका रिकॉर्ड हो, मान लीजिए आर्गुमेंट के लिए, बट पब्लिक परसेप्शन जो है ना, व्हाई आर पीपल बिलीविंग इट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पब्लिक परसेप्शन ही मैटर करता है ना, नैरेटिव तो वही बिल्ड करता है। व्हाई आर ग्लोबल इन्वेस्टर्स बिलीविंग इट? यदि एलिगेशन आया है तो वो एलिगेशन पर लोगों को विश्वास हो क्यों रहा है, दुनिया में भी और भारत में भी? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये जो है ना, ये क्वेश्चन कर देता है नॉट ओनली द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, इट ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस अबाउट भारत का जो नेशनल नैरेटिव है, भारत का जो परसेप्शन है
अमंग पीपल अब्रॉड एंड विद इन द कंट्री, वो परसेप्शन को वो दिखाता है। और ये जो है ना, ये जो है, ये इसका असर रहेगा। और इस पर जब तक मेरे अनुसार एक फेयर impartial inquiry by some body meaning कोई ग्रुप which has credibility, चाहे वो सेबी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मान लीजिए जॉइंट पार्लियामेंट इंक्लूडिंग ऑपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी, जब तक ये सीरियसली नहीं होगा ये लोगों का पचेगा नहीं। और होगा क्या, 2024 के चुनाव में ये बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा, है ना, क्योंकि ऑपोजिशन ऑलरेडी पार्लियामेंट में अभी दे आर ऑन फुल थ्रॉटल। और जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, इसमें एक और चीज बड़ा मैं ऐड करूंगा, वो ये कि पहले भारत में जो ऑपोजिशन होता था और जो रूलिंग पार्टी होती थी, उसके बीच एक सामंजस्य था, है ना, दोनों तरफ से बातचीत होती थी, और ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ा अच्छा है। अभी जो है ना, सिचुएशन ऐसा है, एकदम पोलराइज्ड है, और बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इर्रिकंसिलिएबल। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही माने बहुत झटका है डेमोक्रेसी के लिए। ये चीज हम देखे थे अमेरिका में, जब ट्रंप थे प्रेसिडेंट, वहां भी पोलराइजेशन ऐसा हो गया कि आर्मी को बुलाना पड़ा। तो पोलराइजेशन डेमोक्रेसी के अंदर, जब इस तरह, हम लोग यहाँ तो फॉर्चुनेटली आर्मी को नहीं बुलाना पड़ा है, बट ये पोलराइजेशन, जब कॉन्फ्लिक्ट जब बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी इस कदर बढ़ जाए, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है।